नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर और झारखंड में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा। प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की रैलियां, आरोप प्रत्यारोप का दौर। वित्त मंत्री का संकेत, अमीरों को नहीं मिलेगी रसोई गैस पर सब्सिडी। गैर टिकाऊ कर नीति से होती है बदनामी। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एमएस धीर बीजेपी में शामिल। शारदा चिटफंड मामले में टीएमसी सांसद संजय बोस गिरफ्तार। पूछताछ के बाद सीबीआई ने की कार्रवाई। अमेरिकी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव का ऐलान, 50 लाख को हासिल होगी नागरिकता। बराक ओबामा लाएंगे अध्यादेश। आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। और पहली खबर में आज बात होगी झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनावी रैलियों की, आरोप प्रत्यारोप की। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के लिए बीजेपी की सरकार बनाने की लोगों से अपील की, तो जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर राहत कार्यों के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार अभियान शुरू किया, तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने डाल्टनगंज और चंदवा की रैली में नक्सलियों से बंदूक छोड़कर देश के विकास में शामिल होने की अपील की। उन्होंने प्राकृतिक संपदा से भरपूर झारखंड के पिछड़ेपन के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। आप चाहते हैं झारखंड आगे बढ़े, आप चाहते हैं झारखंड के नौजवानों को रोजगार मिले, आप चाहते हैं झारखंड में सुख संपन्नता आए। अगर ये आप चाहते हैं तो सबसे पहले झारखंड को परिवारवाद से मुक्त कराइए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और रामबन में पार्टी का प्रचार किया। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बाढ़ राहत का काम बेहद सुस्त रफ्तार से चल रहा है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की सरकार बनने पर एक हवाई पट्टी और 2 क्षेत्रीय परिषद बनाने का वादा भी किया। केंद्र की भाजपा सरकार न तो राहत के काम ठीक से कर रही है और न ही जरूरत के मुताबिक धन उपलब्ध करा रही है। उनके बड़े बड़े नेता टूरिस्ट की तरह आए और लंबे चौड़े वादे करके चले गए। पहले दौर में जम्मू कश्मीर की 15 और झारखंड की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। पहले दौर के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज की रैलियों और आरोप प्रत्यारोप पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा हैं। संबित, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो संबित, झारखंड में कहूं या फिर जम्मू कश्मीर, दोनों जगह अभी भी बीजेपी का पूरा फोकस परिवारवाद के खिलाफ। स्वाभाविक है, जिस प्रकार से झारखंड हो या जम्मू कश्मीर हो, वहाँ परिवारवाद का एक बहुत बड़ा तबका काम करता है। जैसे पिता पुत्र जो झारखंड में हैं, उन्होंने किस प्रकार से झारखंड की बर्बादी में अपना योगदान दिया है। और जम्मू कश्मीर के विषय में, अब्दुल्लास के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। अब तो लोग जानते ही हैं वहाँ किस प्रकार एक फैमिली का राज चल रहा है। और हमारा जो 2014 का चुनाव था लोकसभा का, उसमें भी हमने परिवारवाद के खिलाफ आवाज़ उठाया था, आवाज़ बुलंद किया था। वो सक्सेसफुल रहा। लोग मोदी जी के डेवलपमेंट के मॉडल को समझ पाए, लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। और ठीक उसी राह पे चलते हुए झारखंड, जहाँ की स्टेबिलिटी की आवश्यकता है, आज सबसे बड़ी जो जरूरत झारखंड में है वो स्थिर सरकार की है, एक स्थायी सरकार की है। और जम्मू कश्मीर में परफॉर्मिंग सरकार की है। इन दोनों विषय पे लोग जरूर चिंता करेंगे और ये हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह सरकार बनाएगी। लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार परफॉर्म कैसे करे, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सही मदद नहीं मिल पा रही है। देखिए, सोनिया गांधी, बड़ा दुख लगा मुझे कि सोनिया गांधी जी बाढ़ के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति कर रही थी वो बिल्कुल उचित नहीं है। वो अभी सोनिया जी जैसे स्टेचर के लीडर के लिए किस प्रकार से 100 वर्षों में सबसे बड़ी त्रासदी जम्मू कश्मीर में बाढ़ के रूप में आया, उसके बाद प्रधानमंत्री खुद वहां गए और खुद जायजा लिया और जिस प्रकार का रिलीफ पैकेज दिया, पूरा रिलीफ ऑपरेशन को खुद आर्मी के सुपुर्द डे 1 से किया, लाखों लोगों की जान बचाई गई। और जहां स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो चुका था,
वहां एक परफॉर्मेंस दिया, तो मुझे लगता है उसको देखने की आवश्यकता थी, उस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर, मानवता को ध्यान में रखते हुए पीओके तक में हमने अपने सेवाओं को उपलब्ध कराया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। सोनिया जी हवाई पट्टी के बारे में बात कर रही थी। देखिए, इतने वर्षों तक वो राज्य में जम्मू कश्मीर में रही, उन्होंने कोई हवाई पट्टी नहीं दी, बल्कि जितनी बातें कही वो हवा हवा हो गई। तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि वादे करके नहीं निभाना, ये कांग्रेस से सीखना है। और मोदी जी का जो मॉडल है, इस पर जनता कितना विश्वास करती है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। संबित, आपने कहा कि केंद्र सरकार इस बीच में खासा काम किया है, तमाम काम, और कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के आरोप हैं, यानी कि जो बड़े मुद्दे हैं, क्या उनका इंतजार हो रहा है और इसीलिए घोषणा पत्र लाने में थोड़ी देरी हो रही है बीजेपी की ओर से, या कोई और वजह है? नहीं, देखिए, आप भी जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तक का घोषणा पत्र नहीं आया। देखिए, हम काम में विश्वास रखते हैं, केवल घोषणा करके और काम ना करे इसमें विश्वास नहीं रखते। घोषणा पत्र भी यथाशीघ्र आ जाएगा। मगर आज आप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की परिस्थिति को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके दिग्गज नेता पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। दोनों गठबंधन में सरकार चला रहे थे, अब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं और एक दूसरे के ऊपर मिसगवर्नेंस का आरोप भी मढ़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण मिसगवर्नेंस हुआ है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि कांग्रेस के रवैया ऐसा रहा कि हम मिसगवर्नेंस हो गया है। तो मिसगवर्नेंस हुआ है, ये खुद जो सत्तारूढ़ पार्टी हैं वो दोनों ही मान रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से आज जो स्टेक होल्डर्स है जम्मू कश्मीर की राजनीति में, उन तमाम पार्टियों में जनता ने देखा है कि एकमात्र ही विकल्प है, वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन यही हालात तो कुछ बीजेपी में भी, क्योंकि स्टेट यूनिट में मैं अगर कहूँ, पवन गुप्ता जी को एक्सपेल किया गया। क्या ये कहा जाए कि मुद्दों को लेकर, कि असल में किस मुद्दे पे, यानी कि मैं बड़े मुद्दों की बात करूं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, क्या उसको लेकर एक राय नहीं दिख रही है स्थानीय नेताओं में या फिर सेंट्रल यूनिट के बीच में? या ये कहा जाए कि अभी समझने या आंकने की कोशिश की जा रही कि असल में किन मुद्दों को जगह देनी है घोषणा पत्र में और किन मुद्दों पर उसके बाद चर्चा करानी है? देखिए, घोषणा पत्र में एक ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, और मैं आपको आज एक तरह से जो कहते हैं ना, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर कर देना, वो डिक्लेयर ही कर देते हैं, और वो एजेंडा है डेवलपमेंट का। अब देखिए, आज जम्मू कश्मीर में जिस चीज की आवश्यकता है वो किसी पे तूतू में नहीं, केवल डेवलपमेंट में एकाग्रचित्त होकर सभी सरकारी फंक्शनरी काम करे, इसकी आवश्यकता है। आप देखिए, एक बड़ा आश्चर्यजनक मैं आंकड़े लेके आया था प्लानिंग कमीशन से आज, और पढ़ रहा था, चौंकाने वाला है। देखिए, राज्यसभा को आईएएस प्रिपेयर करने वाले बच्चे देखते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही राज्य बड़े समान हैं। जम्मू कश्मीर का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है, उनका 29% से 26% हो गया है इन विगत 7-8 वर्षों में। ठीक उसी प्रकार झारखंड का भी जो ग्रोथ रेट है वो कम हो गया है। दोनों ही राज्यों को देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है वो एजुकेशन, जो लिटरेसी रेट है वो मात्र 69% है, नेशनल एवरेज से कहीं कम। ठीक झारखंड में भी उसी प्रकार 67% है, नेशनल एवरेज से कहीं कम। तो जिस प्रकार के आंकड़े आप देखिए, झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों ही जो राज्य हैं, एक मुस्लिम बाहुल्य अर्थात मुस्लिम मेजॉरिटी राज है, और जो हमारा झारखंड है वो ट्राइबल, उसमें 28% ट्राइबल है। दोनों ही जगह डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि माइनॉरिटीज जो हैं और जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए अच्छा हो। मगर बड़ा दुख का विषय है कि किसी भी सरकार ने, जो वहां पर जो कांग्रेस और एनसी की सरकार रही या फिर जो यूपीए की सरकार अभी झारखंड में है, इनको ये चीज दिखा नहीं है। तमाम आंकड़े सोशल सेक्टर पे आप देखिए, जम्मू कश्मीर में सोशल सेक्टर पे जो खर्चे होते हैं वो कितने कम हो गए हैं। एजुकेशन पे 11.6% खर्चा पहले 2005 से 2010 तक हुआ था, उसके बाद अब वो 10.5% रह गया। जहां हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है वहां जम्मू कश्मीर और झारखंड पीछे जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। संबित, एक आखिरी सवाल, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं, जो राजनीतिक मैं कहूं विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी पहले 370 जो पिछले घोषणा पत्र में चर्चा हो रही थी, इसको लेकर काफी कवायद चल रही है, अब इसकी जगह एकीकरण जैसे शब्दों का सहारा लिया जा रहा है, या फिर मैं यूं कहूं कि अब पूरा का पूरा फोकस इस बार बीजेपी, जिसका आपने जिक्र किया, इशारा किया, यानी कि विकास के पैमाने और आंकड़ों के इर्द गिर्द दोनों ही राज्यों का चुनाव बीजेपी लड़ने जा रही है। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में और बहुत सरल शब्दों में कहूंगा
कि आदमी को जब खाने को मिलेगा, जब पढ़ने को मिलेगा, जब रहने को मिलेगा, उसके बाद ही आदमी किसी और मुद्दे पे चिंता कर सकता है। इन बुनियादी मुद्दों पर जम्मू कश्मीर में फेल्योर रही है गवर्नमेंट, इसलिए सरकार जो हमारी है और जो बनेगी, मैं कहूंगा, वो केवल इतनी चिंता कर रही है कि बस लोगों को अच्छा खाने को मिले, पढ़ने को मिले, माताएं और बच्चियों के साथ जुल्म ना हो, एक बेसिक स्ट्रक्चर बने। उसके बाद हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और जनता की राय, जो स्टेक होल्डर हैं, उनकी राय लेने के पश्चात उस विषय में हम कुछ भी आगे कदम बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया संबित, वक्त देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो पहली खबर में फिलहाल इतना ही। लोकसभा में कांग्रेस को नेता विपक्ष का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बैठने के लिए नेता विपक्ष की जगह आवंटित की है। खड़गे को विपक्षी दलों की कतार में सबसे आगे और डिप्टी स्पीकर के ठीक बगल वाला स्थान दिया गया है। कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। कांग्रेस को सांसदों की जरूरी संख्या के अभाव में नेता विपक्ष का दर्जा नहीं मिला था। दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एमएस धीर आज बीजेपी में शामिल हो गए। पिछले विधानसभा चुनाव में धीर आम आदमी पार्टी के टिकट पर जंगपुरा से विधायक चुने गए थे। पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोहित राजपाल भी आज बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष एमएस धीर ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया। धीर काफी दिनों से आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से नाराज थे। उन्होंने इस मौके पर केजरीवाल पर अपना गुस्सा उतारा। आज हम अगर दोबारा फिर कहें कि एक मौका और दे दो, तो आगे की क्या गारंटी है? पहले तो अभी हाफ सेंचुरी भी पूरी नहीं हुई थी, 1 रन कम हो गया था 49 डेज में। आगे क्या पता 29 डेज में छोड़ दें। को किसी शर्त के आधार पर पार्टी में ज्वाइन नहीं करा गया है, वो बगैर शर्त के आए हैं। पार्टी की विचारधारा, मोदी जी की विचारधारा के साथ वो आए हैं। आम आदमी पार्टी ने धीर को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने से इनकार कर दिया था। पार्टी का कहना है कि धीर के विधानसभा क्षेत्र में उनके कार्यकर्ता नाराज थे। शायद कारण इसका ये रहा हो कि धीर साहब को, ये मिस्टर धीर को ये कम्युनिकेट कर दिया था पार्टी ने कि उन्हें फिर से टिकट मिलने की संभावना कम है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी, विनोद कुमार बिन्नी ने पार्टी में लोकतंत्र नहीं होने के आरोप पर इस्तीफा दे दिया था। गुरुवार को जेडीयू के विधायक शोएब इकबाल ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने नेता तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य संजय बोस को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आज तृणमूल के 2 और नेताओं से पूछताछ भी हुई। पक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस पूरे मामले पर सफाई मांगी है। सीबीआई ने संजय बोस और पश्चिम बंगाल के कपड़ा मंत्री श्यामपद मुखर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया था। बोस को करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व सांसद सोमेन मित्रा से भी शारदा समूह से संबंधों के बारे में सवाल किए गए। कार्रवाई होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। और मैं इतना और कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बैठी हुई है केंद्र में, जिसने सीबीआई एक सबको इंडिपेंडेंस दे रखी है, वो स्वतंत्र है अपने काम में। लेकिन कोई भी जिसने 17 लाख गरीबों का पैसा चूसा है, लूटा है, वो पाताल में भी घुस जाएगा, तो वहां से खोद के उसको लाया जाएगा। सीबीआई अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें तृणमूल के निलंबित सांसद कुणाल घोष भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा को भी इस सिलसिले में पहुंचना था, लेकिन वो नहीं आए। See, the CBI is a political tool used by the previous government to settle political scores, and I'm afraid the BJP is doing an action replay. उधर ओडिशा में भी हुए चिटफंड घोटालों को लेकर लगातार दूसरे दिन विधानसभा में अवरोध हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और बीजेपी सदस्यों ने बीजेडी नेताओं पर आरोप लगाया। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार संपन्न तबके को मिल रही एलपीजी सब्सिडी को वापस लेने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बीमा और जीएसटी विधेयकों को शीतकालीन सत्र में पारित कराने की भी कोशिश होगी।
अरुण जेटली ने कहा है कि संपन्न तबके को मिलने वाली एलपीजी सब्सिडी को वापस लिया जा सकता है। अभी साल में सब्सिडी वाले 12 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर सभी उपभोक्ता परिवारों को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोयला ब्लॉक, स्पेक्ट्रम आवंटन या पेट्रोलियम सब्सिडी जैसे मामलों पर कड़े फैसले लेने में देर नहीं करेगी। सरकार ने हाल में डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से हटा लिया था। उन्होंने कहा कि संसद के आगामी सत्र में बीमा विधेयक और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विधेयक पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। घरेलू विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के नियमों में ढील मिल सकती है। कंपनियों के लिए विमानों की संख्या पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। नागर विमानन मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। फिलहाल विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 5 साल की घरेलू सेवा का अनुभव जरूरी है। साथ ही उनके बेड़े में कम से कम 20 विमान होने चाहिए। सरकार इन नियमों को खत्म करने की तैयारी में है। 520 restricts Indians from performing, so that I think will have to go. The strategy has to be developed which will replace this 520 with a workable, transparent policy. लोकसभा चुनाव से पहले इन नियमों में रियायतें देने के लिए यूपीए सरकार पहले ही कैबिनेट नोट बना चुकी थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण इसको स्वीकृति नहीं मिल सकी। ये नियम विदेशी विमानन कंपनियों पर लागू नहीं होते, इसलिए विदेशी कंपनियों को इससे फायदा होता है। फिलहाल एयर इंडिया, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और इंडिगो को ही विदेशी उड़ानों की अनुमति है। Government's move to review that policy of 520 is a very progressive action. It will be for the betterment of the industry. इन नियमों को भारतीय विमानन उद्योग के विकास में बड़ी बाधा माना जाता रहा है। ये नियम भारत के अलावा और किसी भी देश में नहीं है। 20 विमान रखने के नियम से कंपनियों की लागत भी बढ़ जाती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सीआरपीएफ टीम पर नक्सलियों के हमले में 7 जवान घायल हो गए। 2 जवानों की हालत बेहद गंभीर है। नक्सलियों ने हमला उस वक्त किया जब सीआरपीएफ का दल जिले को चिंतलनार इलाके में तलाशी अभियान पर निकला था और घायलों को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को घने जंगल से निकालने पहुंचे वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी नक्सलियों के निशाने पर आए, जिसमें वायुसेना का एक कमांडो घायल हो गया। वहाँ ऑपरेशन में टीम निकली हुई थी तो नक्सलाइटों ने टीम पे फायर किया है, जिसमें करीबन 6-7 लोग घायल हुए हैं। गोलियां लगी हैं, 1-2 गंभीर हालत में हैं। सभी सीआरपीएफ के जवान हैं। विवाह कानून को महिलाओं के पक्ष में बनाने के लिए संसद के आगामी सत्र में विधेयक पेश करने की तैयारी है। इसमें आपसी सहमति से होने वाले तलाक को आसान बनाया जाएगा। विवाह कानून में संशोधन का पिछला विधेयक 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही रद्द हो गया। केंद्र सरकार ने विवाह कानून संशोधन विधेयक के मसौदे पर कैबिनेट नोट तमाम मंत्रालयों के पास भेजा है। कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा विचार विमर्श के बाद इसे कैबिनेट में पेश करेंगे। Amendment to Marriage Act, because of the dissolution of the Lok Sabha that have lapsed, we are working on it and we are seeing that in the next session we would like to bring all those things. मसौदे के मुताबिक तलाक की स्थिति में पति की अचल संपत्ति में पत्नी और बच्चों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। तलाक के मामलों को अदालत से जल्द निपटाने का प्रावधान भी किया गया है। कोई पक्ष आपसी सहमति से तलाक के लिए संयुक्त आवेदक के तौर पर सामने नहीं आता तो 3 साल बाद अदालत तलाक के फैसले के लिए स्वतंत्र होगी। जो समय का अगर दिया जाता है कि 3 साल के बाद हम डाइवोर्स अनाउंस कर रहे हैं, उसमें महिला की सेफ्टी के लिए जो एलिमनी का अमाउंट है, जो उसके देख रेख के लिए अमाउंट फिक्स हो रहा है, वो सही हो। इसमें कोर्ट को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। विवाह कानून संशोधन के लिए यूपीए सरकार 2010 में राज्यसभा में विधेयक लेकर आई थी। स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद 2013 में ये राज्यसभा से पारित हुआ, लेकिन 15वीं लोकसभा के भंग होने के बाद विधेयक रद्द हो गया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जामा मस्जिद के शाही इमाम के बेटे की दस्तारबंदी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने कहा कि समारोह को कानूनी मान्यता नहीं है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को इस मामले में स्थिति साफ करने को भी कहा। जामा मस्जिद के नायब इमाम की दस्तारबंदी शनिवार को होगी। कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने वक्फ बोर्ड से अब तक इस मामले को नहीं उठाने की वजह पूछी है।
अदालत ने 28 जनवरी तक केंद्र, वक्फ बोर्ड और इमाम बुखारी से जवाब तलब किया है। दस्तारबंदी है, इसकी कानूनी वैधता नहीं है, इसलिए भी कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी बयान लिखा है कि आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं आई। अदालत ने कहा कि दस्तारबंदी को कोई कानूनी वैधता नहीं है। इधर इमाम बुखारी ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। अदालत में पिटिशनर्स ने जो कुछ कहा है वह हकीकत पर मबनी नहीं है। हम तमाम हकाइक को सामने रखकर अपना जवाब अदालत के सामने मुकर्रर तारीख में पेश करेंगे। गौरतलब है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी के बेटे की दस्तारबंदी 22 नवंबर को होनी है, जिसमें देश विदेश के कई लोगों को आमंत्रित किया गया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। भारत पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों ने दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करने का समर्थन किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अलगाववादियों से बातचीत वाले बयान की राजनीतिक दलों ने निंदा की है। दिल्ली में शुक्रवार को भारत पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों के 2 दिन के सम्मेलन का समापन हुआ। बैठक के बाद भारत पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को कई सुझाव दिए गए। ये तो एक स्टेटमेंट है जी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कह दिया, हाँ भी कह दिया, आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया था, हमने तो उससे आगे मूव करना है ना। और आपने देखे कितनी बॉन्ड एक है ज़बान की, कल्चर की, जिसकी हमने बहुत बात की है यहाँ। हम बस आम बाशिंदे हैं जनूबी एशिया के, और हम चाहते हैं कि अमन और चैन स्थापित हो भारत और पाकिस्तान के बीच में। हमें काफ़ी तजुर्बा है। अगले हफ्ते काठमांडू में सार्क देशों की बैठक में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना बहुत कम है। इस बैठक से ठीक पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत से बातचीत से पहले वो कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बात करेंगे। इसे लेकर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। जब आपकी कोई नीति, ना सामरिक नीति ना कूटनीति साफ हो, तो जो बाकी मुल्क हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर दोष मढ़ने के साथ साथ ये भी जिम्मेवारी बनती है भारत सरकार की कि वो एक आत्मनिरीक्षण करें। देखिए, बारंबार एक विषय को समझाने के पश्चात भी अगर पाकिस्तान ये नहीं समझ पा रही है कि जम्मू कश्मीर एक द्विपक्षीय विषय है, उसके लिए उसे पहले भारत से बात करना होगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये बहुत सिंपल सत्य है। अगर इसको पाकिस्तान समझ ले तो वो हमारे साथ आगे बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच अगस्त में विदेश सचिव स्तर की वार्ता होनी थी। बातचीत से ठीक पहले भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने अलगाववादियों से मुलाकात की थी। इसके बाद विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द हो गई थी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। जानी मानी पत्रिका टाइम मैगजीन ने भारत के मंगलयान को 2014 के सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया है। पत्रिका ने इसे बेहतरीन 25 आविष्कारों में शामिल किया है और उसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बताया। इसे द सुपर मार्ट स्पेसक्राफ्ट की संज्ञा दी गई है। पत्रिका में लिखा गया है कि अमेरिका, रूस और यूरोपीय देश जो नहीं कर पाए उसे भारत ने पहले ही प्रयास में कर दिखाया। 24 सितंबर को मंगलयान को भारत ने सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। ये पहली बार होगा जब 26 जनवरी को होने वाले समारोह के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को न्योता भेजा गया है। पीएमओ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में G20 देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री और ओबामा की मुलाकात हुई थी। अमेरिका की नई इमिग्रेशन पॉलिसी से 50 लाख लोगों को कानूनी नागरिकता हासिल हो सकेगी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पर अध्यादेश लाने की बात कही है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी ने इसका विरोध किया है और भारत ने इस पहल का स्वागत किया है। नई इमिग्रेशन पॉलिसी के ऐलान से अमेरिका में रह रहे लाखों अवैध प्रवासियों ने राहत की सांस ली है। नई नीति के तहत गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे करीब 50 लाख लोग अब कानूनी तौर पर अमेरिका के निवासी हो जाएंगे। ओबामा ने माना है कि प्रवासियों का अमेरिका के विकास में अहम योगदान रहा है। So we're going to offer the following deal. If you've been in America for more than 5 years, if you have children who are American citizens or legal residents, if you register, pass a criminal background check,
and you're willing to pay your fair share of taxes, you'll be able to apply to stay in this country temporarily without fear of deportation. हालांकि इसे अमेरिकी संसद से पारित कराना ओबामा के लिए बड़ी चुनौती है। संसद में विपक्षी रिपब्लिकन को बहुमत हासिल है। ऐसे में उन्होंने सभी से साथ आने की अपील की है। I continue to believe that the best way to solve this problem is by working together to pass that kind of common sense law. But until that happens, there are actions I have the legal authority to take as president. इस ऐलान का रिपब्लिकन्स विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस सामूहिक क्षमादान से और लोगों को गैरकानूनी रास्ता अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस बीच भारत ने भी ओबामा की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का स्वागत किया है। भारतीय लोग बहुत हैं वहाँ, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके पेपर्स ठीक नहीं हैं। वो सोसाइटी के मेंबर हैं, उसमें प्रोडक्टिव मेंबर हैं, उनका काम जो है वहाँ, उससे उन्हें भी फायदा होता है और समाज को भी फायदा होता है। अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं। प्रवासी भारतीय मंत्रालय के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में करीब 4,48,430, बहरीन में करीब 3,50,000, फिजी में 3,13,798, गुयाना में 3,20,200, कुवैत में 5,79,390, मलेशिया में 20,50,000, ओमान में 7,18,642, कतर में 5 लाख लोग रहते हैं। वहीं अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रहने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा मैक्सिको में है। वर्तमान में 1.1 करोड़ लोग यहां गैरकानूनी से रह रहे हैं, जिसमें 4.5 लाख भारतीय शामिल हैं। स्मृति रस्तोगी, राज्यसभा टीवी। श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की ओर से राष्ट्रपति के मध्यावधि चुनाव की घोषणा के बाद वहां राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मैत्रीपाल सिरिसेना ने विपक्षी यूनाइटेड नेशनल पार्टी का दामन थाम लिया है और वो अब राजपक्षे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। राजपक्षे ने कार्यकाल खत्म होने से 2 साल पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव कराने की घोषणा गुरुवार को की। वो लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए अब चुनावी दौड़ में हैं। लोकप्रियता में कमी के संकेतों और अपनी शक्तियों में कटौती की मांग के बीच राजपक्षे ने ये फैसला किया है। लेकिन इस बीच उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मैत्रीपाल सिरिसेना ने विपक्षी यूनाइटेड नेशनल पार्टी का दामन थाम लिया है। मैत्रीपाल ही राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष का चेहरा होंगे। दरअसल हाल में संपन्न स्थानीय चुनाव में राजपक्षे की यूनाइटेड पीपुल्स फ्रीडम अलायंस को हार का सामना करना पड़ा था। श्रीलंका में राष्ट्रपति का चुनाव 8 जनवरी को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।